जी अरविंद केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में कटी और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, आतिशी की तरफ से, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगी और करेंगी कई बड़े खुलासे, पर्दाफाश। आखिर किसका होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। ईडी के नए खुलासे ने और केजरीवाल के नए दावे ने उनके सबसे करीबी नए सिपासलार आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मुश्किल में डाल दिया है। केजरीवाल के एक बयान ने उनके दो बड़े नेताओं को फंसा दिया है। ये बातें पिछले 18-20 घंटे से लगातार हो रही हैं। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। आम आदमी पार्टी ईडी के इस बयान पर सवाल उठा रही है, कह रही है बयान तो विजय नायर ने पहले ही दिया था, तो अब इस बात का जिक्र क्यों? ऐसे में सवाल है कि क्या शराब घोटाले में अगला नंबर आतिशी और सौरभ का है? क्या केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर सुनीता केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी तक का रास्ता बनाया है? आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समीर, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में आतिशी बड़ा खुलासा करेंगी। ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। आतिशी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाएगी, अब से बस थोड़ी देर बाद। कल कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया था। एएसजी राजू ने कोर्ट में यह खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। और अब आतिशी एक बड़ा खुलासा करने जा रही हैं, अब से थोड़ी देर बाद, ऐसा उनकी तरफ से किया गया है दावा। तो कल कोर्ट में आतिशी और सौरभ का नाम सामने आया और इस वक्त मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। सुनते हैं उनकी तरफ से आज क्या दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ईडी ने क्या दावा किया। कोर्ट में ईडी का दावा, पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम आया, यानी दिल्ली सरकार के दो मौजूदा मंत्रियों का नाम सामने आया। बिल्कुल, और देखिए कोर्ट में ईडी का दावा है कि ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में खुलासा किया विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। देखिए केजरीवाल ने ईडी को पहली बार यह बात बताई है और इसी वजह से यह बहस आगे बढ़ती जा रही है। और शुरू हो गई है आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्दी से रुक करते हैं। पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से
आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे यह बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे। थैंक यू। क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में का हिस्सा है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि कल जो ईडी ने सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के, चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को, अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अब सीएम जेल जा चुके हैं। ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना हो, तो कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर
नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, ये तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ईडी ने। उन्होंने कहा हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए आपको जुडिशियल कस्टडी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय ईडी ने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि हमने इतने समन्स भेजे और ये समन्स पर नहीं आए तो हम पूछताछ करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अब 11 दिन की पूछताछ हो गई, आपने जो जानना था आपने जान लिया। अब आपको अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजना है? इसलिए भेजना है क्योंकि इस गिरफ्तारी के 2 ही मकसद थे। इस गिरफ्तारी का पहला मकसद था अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान कैंपेन करने से रोकना, और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिरा देना, राष्ट्रपति शासन लगाना और फिर चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। थैंक यू। तो देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। उनकी तरफ से जो दावा किया गया था बड़े खुलासे का, वो ये है कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। एक मेरे बहुत करीबी के माध्यम से बीजेपी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है और सीधा संदेश यह दिया गया है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। पहले समन भेजे जाएंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने अपने साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया है कि बारी बारी से इनकी भी गिरफ्तारी होगी। यह खुलासा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक राय, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। आतिशी बड़ा खुलासा कर रही हैं, कह रही हैं कि आपकी पार्टी उन्हें ऑफर कर रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना 1 महीने के अंदर अंदर ईडी गिरफ्तार कर लेगी। 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की तैयारी। देखिए, मैं आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को दोनों को बताना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से भी, पार्टी का एक राष्ट्रीय मंत्री भी हूं जी। आप जैसे करप्ट और भ्रष्ट लोगों को हमारी पार्टी अपने दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकलने देगी। दोबारा सुन लीजिएगा, आप जैसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों को हमारी पार्टी अपने दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकलने देगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आप उस सड़क से भी ना निकलें। ऐसे भ्रष्ट लोगों को बीजेपी अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बात करेगी? जिन लोगों ने मुखौटा लगाकर इस दिल्ली के लोगों को लूटा है, शराब परोसी है, नशा परोसा है, नशे के कारोबार में बच्चों को लगाया है, माताओं के घरों पे झगड़े हुए, लोगों ने दारू के एक के साथ एक बोतल फ्री देकर इन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ा है। ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे करप्ट और बेईमान लोग जिनके ऊपर लोग लांछन लगाते हो, जिनको लोग अपने घर के आर पार ना दे देते हो। देखिए आज इन लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाल क्या है। इनको को अपने घर पे नहीं आने देता,
इनके साथ को फोटो नहीं खिंचवाता। अब लोग कहते हैं ऐसे करप्ट आदमी के साथ हम फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, और आपको लगता है कि भाजपा इनको लेगी। तो मैं ही बता देता हूं आपके टीवी चैनल पे, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट आदमी हमारी पार्टी में आना तो दूर की बात है, हमारे पार्टी के दफ्तर के बाहर से भी नहीं निकल सकते। लेकिन पंजाब में तो आपकी पार्टी ने लिया है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, उन्हें टिकट भी दिया है। जी, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, रिंकू जी जो थे वो कांग्रेस थे पहले, वो उनको आम आदमी पार्टी ने लिया था। आम आदमी पार्टी ने जब लिया तब तो वो बहुत ही अच्छे थे, वो भले थे, वो सबसे ईमानदार थे। लेकिन वो टिकट मिलने के बाद भी जब लोगों के बीच में गए, गांव के लोग उनको ईंटे बट्टे मार रहे थे, भगा रहे थे गांव से, उन्होंने मिली हुई टिकट जीते हुए एमपी ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। यहां तो गांव में नहीं लोग उसने देते, तो अब वो भ्रष्ट हो गए, वो करप्ट हो। ठीक है, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, मुझे वो समय भी याद आता है जब खुद अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जब भी कोई संपर्क करे बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, तो आप उसका फोन रिकॉर्ड कर लीजिए, सबूत दिखाइए, देश को बताइए। क्या वो फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा? क्योंकि दावे तो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का ऑफर करता है तो उसका कोई प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बयान देकर ही बड़ा खुलासा करना है तो ये तो कोई भी कर सकता है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए ये सवाल, और ये सवाल हर राजनेता से पूछा जाना चाहिए। दरअसल सबसे बड़ी बात ये है, नहीं राजेश जोशी जी, ये सवाल राजेश गुप्ता जी से था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। जी अच्छा, दो राजेश है इसलिए। जी कंफ्यूजन हो गया। राजेश गुप्ता जी, देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब कोई आपको ऑफर करता है तो वो फोन पे नहीं करता। ये कोई जॉब ऑफर तो है नहीं कि आपको फोन पर या ईमेल पे आ गया। होता क्या है कि आप किसी शादी में गए, किसी ब्याह में गए, किसी दुख सुख में गए, और जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि आपके करीबी लोगों के साथ में आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। अब हमारा कोई रिश्तेदार है, वो बीजेपी में हो सकता है ना, कांग्रेस में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, उसके थ्रू हमसे बात करते हैं। अब आप शादी में कोई हमेशा फोन रिकॉर्डिंग देख के डिवाइस लेके नहीं घूमते कि आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आपके घर पे भी आके अगर आपका रिश्तेदार आपसे कोई बात करेगा तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये चीजें ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। उसके बावजूद कल हमारे एक विधायक ने, ऋतुराज झा ने, टीवी के विधानसभा के अंदर खड़े होकर बताया, फोन नंबर दिया, +92 करके एक फोन नंबर था, बकायदा फोन नंबर दिया कि इस फोन नंबर से कॉल आई है। बकायदा बताया गया है कि आप बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बीजेपी के अंदर ले लेंगे, साथ में अगर आप 10 विधायकों को और ले आते हैं तो आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा। फोन नंबर भी दे दिया साहब, बिल्कुल डिटेल में सारी बातें बता दी, कहां पे इंसिडेंट हुआ वो बता दिया, सब कुछ बता दिया, लोकेशन बताइए कि कहां पे पहले बात हुई और उसके बाद में फोन आया, वो सारी चीजें उन्होंने बता दी। लेकिन ये कोई एक्शन लेते नहीं है। 2014 में इन्हीं के दिल्ली के उपाध्यक्ष थे डागर साहब, उनकी बकायदा वीडियो स्टिंग निकला था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कुछ नहीं करा, पुलिस ने भी नहीं करा। अगली बात पे आता हूं कि सिरसा साहब ने कहा कि ऐसे करप्ट लोगों को अब लेते नहीं है। सिरसा साहब हेमंत विश्व शर्मा की सीडी चलाते थे आपने एक सीडी बनाई हुई थी कि ये सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है पूरे भारत का, उसको आपने ले लिया, आज आपका पोस्टर बॉय है। अजीत पवार जी के बारे में आपने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, ये एनसीपी की फुल फॉर्म है, 70,000 करोड़ के घोटाले की पार्टी। आपने अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना लिया महाराष्ट्र का। आपके पास में हजारों ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर पहले आपने इल्जाम लगाए, आपने ईडी के छापे मारे, और ऐसे एक नाम है शरद रेड्डी, जिसको आपने साउथ का शराब माफिया। सिरसा साहब, आपको आवाज तो आ रही है ना, सुन रहे हैं ना आप राजेश गुप्ता जी को? 5 करोड़ रुपए उससे, बिल्कुल आ रही है जी। तो 5 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से ले लिए। उसके बाद में शरद रेड्डी ने जब अप्लाई करा बेल के लिए तो ईडी ने उसकी बेल के ऊपर कोई कुछ नहीं कहा कि बेल लेने दो, ठीक है, एक कमर के बहाना करा, कमर के दर्द का बहाना करके, और 6 महीने ध्यान रखना शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जब उसको तंग करा गया तो फिर उसने उससे पैसे ले लिए। बेल देने के बाद में फिर 55 करोड़ रुपए उसने भाजपा को दे दिए। गुप्ता जी देखिए ये सारी चीजें बहुत हद तक सभी को पता है, और आपकी तरफ से इस तरह के आरोप इससे पहले भी लगाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि आपके जो नेता शराब घोटाले में अंदर गए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। पीएमएलए कानून के तहत अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो आरोपी हमारे सामने खड़ा है वो दोषी नहीं है तो जमानत मिल सकती है, लेकिन अभी तक इस मामले में अदालत को आपके ऐसे किसी नेता के बारे में ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही। यह भी तो हकीकत है ना। देखो सुनो,
मैं दो बातों को समझ रहा हूं। पहली बात तो जो आपने कहा कि हम इल्जाम लगा रहे हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। मैंने आपको बता दिया, डेट चेक कर लो आप शरद रेड्डी की, किस तरीके से ईडी ने जमानत दी, कितने इलेक्टोरल रोल के पैसे लिए। दूसरी बात पे आ जाओ, आपने कहा कि कोर्ट जमानत नहीं दे रही। सर, पीएमएलए एक्ट के अंदर जमानत मिलना सबसे मुश्किल काम है। बीजेपी ने उसके अंदर ऐसे बदलाव कर दिए है कि जब आपको खुद प्रूव करना है कि आप गिल्टी नहीं है, इतना आसान नहीं है उसके अंदर। पहले बहुत आसान था, पहले इंडिविजुअल के ऊपर केसेस नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उसको बनाया, एक हथियार बना लिया है कि इससे विपक्षियों को तंग करा जाए। अब अगली बात पे आओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परसों खुद कहा है कि नीचे वाली कोर्ट जमानत देने से डरने लगी है ना, कि वो जमानत देना नहीं चाहती। अब बताओ, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो पूरी तरह यकीन इस बातों पर मेरी पार्टी करती है। मनजिंदर सिंह सिरसा से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर हमारे दूसरे जो मेहमान है उनसे भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। सिरसा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं फिर से एक बार अपने भाई को, राजेश जी को क्लियर कर दूं। अगर आपने चलो पीसी की, अच्छी बात है, आपको किसी ने ऑफर दिया, ये भी अच्छी बात है। आप उसका नाम नहीं बताना चाहते, वह भी अच्छी बात है, लेकिन आप उसका काउंटर जवाब बीजेपी से ले लीजिए ना। हम बता रहे हैं हम इन भ्रष्ट और करप्ट लोगों को नहीं लेंगे, आतिशी को नहीं लेंगे सौरभ भारद्वाज को, दोनों ने पीसी करके कहा नहीं लेंगे। चलो अगली बात सुन लीजिए दोबारा से। एक दूसरी बात, आपने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतें जमानत देने से डरती हैं, लेकिन आपकी जमानत तो डबल बेंच हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस होगी। और चलो और तो छोड़ ही दीजिए, आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी की जमानत तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है। जो कोर्ट कह रहा है उसी कोर्ट ने ही तो रद्द की है, और क्रिएटिव एप्लीकेशन तो इसी चीफ जस्टिस साहब ने रद्द की है। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। एक बात बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। और एक बात और बहुत स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल, बात याद रखना, जिन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया डरो मत, तुम जेल जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह जेल जाएंगे, उनको कोई डर नहीं है, लेकिन जब अपनी बारी आई बोले मुझे जेल मत भेजो। भाई ऐसे मत। ठीक है, अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जब खुद थोड़ा की बारी आती है कानूनी तो पहलुओं को भी हम समझ लें। अभिषेक राय साहब, एक बात बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से और विपक्षी नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि भाई पीएमएलए में ऐसा प्रावधान रख दिया गया है कि किसी पर आरोप आपने लगाए और ईडी ने उसे गिरफ्तार किया, उसे जेल में डाल दिया गया, अब तब तक वो इंसान जेल में रहेगा जब तक खुद को निर्दोष साबित ना कर ले। इन बयानों का आधार आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि खुद को निर्दोष साबित न कर सके। ये ऐसा है कि आप ऐसी बातें बताइए या ईडी के डॉक्यूमेंट्स में ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर रीजनेबली लगे कि ये फला आदमी एक्यूज नहीं है। हो सकता है वो हो, सिर्फ बेल के लिए आप देखिए स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। हो सकता है किसी को बेल मिल जाए, बाद में उसकी कन्विक्शन भी हो, बट प्राइमा फेसी जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बेल के लिए वो ये हैं कि कागजात को देख के या आप कोई जानकारी दे रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये आदमी एक्यूज्ड इसमें नहीं है या रीजनेबली इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए ये कहना कि अपने आप को पूरा निर्दोष साबित करना है तभी बेल मिलेगी, ये गलत है। लेकिन अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ डिफरेंट है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना चाहिए कि नेचर ऑफ ऑफेंस भी अलग है। नेचर ऑफ ऑफेंस, ये जो ऑफेंस होते हैं ये ऑफेंस बड़े सीक्रेसी में होते हैं। ये जितने लोग हैं, अब आप बताइए, कोई मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी है, वो कोई एक ऑफेंस करता है, चोरी करता है, वो 50 ट्रेल आपको उसके मिल जाएंगे, कहां से गया, कहां से गुजरा। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग जानते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जानते हैं, इसमें सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ब्रिलियंट इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स हैं। केजरीवाल साहब मेरे विचार से पहले इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स थे। वो जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकता है, कहां लूप होल्स है। तो स्टैंडर्ड्स आप उनके लिए वही नहीं रख सकते हैं कानून में, इसीलिए इकोनॉमिक तो आप कह रहे हैं कि ये भी डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि मामले में आरोप किस पर लगा है और उस व्यक्ति का की अपनी पहचान, अपना स्टेटस, अपना क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी क्या है उसकी, वो क्या क्या कर सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर आप कह रहे हैं राजेश जोशी। लेकिन फैक्टर है और ये कॉन्स्पिरेसी हुआ है, बाकी सारे को कॉन्स्पिरेटर उनके पास वो एबिलिटी ना हो, ठीक है, कि पैसे को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपा सके, लेकिन साथ मिलकर किया है। ठीक है राजेश जोशी जी, अब सवाल एक ये है, मुझे नहीं पता आप इसका उत्तर कैसे देंगे, क्या कोई परसेप्शन या नैरेटिव
पॉलिटिकल हिस्से से या राजनीतिक दलों से ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्या कि कोर्ट असहाय है, किसी को भी सरकार एजेंसियों की मदद से कभी भी उठा के जेल में डाल देगी और कोर्ट से उनसे मदद इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट भी दबाव में है? क्या ऐसा कोई नैरेटिव या परसेप्शन इस वक्त चुनाव के ठीक पहले बनाया जा रहा है? देखिए, चुनाव से पहले परसेप्शन बनाना, नैरेटिव बनाना, ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है और राजनीतिक पार्टियां इसको कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सब कर रहे हैं। मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाने में दो लोग माहिर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। अब ये हो रहा है कि 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में विपक्ष की इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई, जो जनसभा हुई, उससे ये मैसेज गया है कि कुछ नैरेटिव बदल सकता है। अब इनकी सफलता, और शायद भारतीय जनता पार्टी को इससे थोड़ा चिंतित होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हेडलाइंस में छाई हुई है, अपने मैसेज कन्वे करने में वो बहुत सफल हो रही है। ये आतिशी ने जो आज कहा इसमें कि बड़ा खुलासा करना है, ये सब करना है, ये सब दरअसल उन्होंने टेलीविजन से सीखा है कि आज बड़ा खुलासा हो जाएगा। दरअसल खुलासा क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि हमको किसी ने बीजेपी में आने की दावत दी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय एक उसमें ट्विटर पे भी कह सकती थी वो, लेकिन नैरेटिव क्रिएट करने की उनकी जिम्मेदारी है विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। जहां तक आपका सवाल ये है कि क्या ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अदालत असहाय है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खुद का बयान DY चंद्रचूड़ ने जो कल दिया है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी बड़ी एजेंसी हैं इनको दे हैव बीन स्प्रेड टू थिन, इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम लाद दिया गया है। इनको सिर्फ राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, इनको सिर्फ भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाने वाले चीजों पर बात करनी चाहिए और पब्लिक ऑर्डर जहां पे नुकसान हो रहा हो उन पर लगना चाहिए। ये हर किसी के पीछे जो लग रहे हैं, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को बहुत गंभीरता से कोई और सरकार होती तो लेती। एग्जैक्ट बयान राजेश जोशी जी, क्योंकि आपने CGI का बयान का जिक्र किया है, मैं कोट कर देता हूं उन्हें। मुझे लगता है कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों के काम को बहुत फैला दिया है। उन्हें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। ये CGI की टिप्पणी थी। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले खुद मौजूद थे। जरा जितेंद्र बताइए, आतिशी से यह सवाल तो हुआ होगा कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि भाई बीजेपी ऑफर दे रही है, अगर पार्टी नहीं ज्वाइन किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन है वो शख्स जिसने ऑफर दिया? बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके बहुत करीबी हैं और एकदम निजी रिश्ते में आते हैं। उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर, बीजेपी की तरफ से मैसेज आया कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करती हैं अब तो अपना कैरियर जो है ख़त्म समझे और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और ना सिर्फ आतिशी बल्कि 4 ऐसे बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम जो है उसका क्लेम किया गया है, साथ ही साथ में राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक। देखिए दुर्गेश पाठक जो है एमसीडी के चुनाव उसकी पूरा बागडोर उनके हाथ में थी। जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पूरा वो देख रहे थे। आतिशी और सौरभ और राघव जो है अब ये वो चेहरे हैं जो पार्टी की तरफ से सेकंड लाइन जो बची हुई थी। अब ये कहना है, दावा है आतिशी का कि ये कहा गया कि अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगले 2 महीने के अंदर इन तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये ऑफर नामंजूर कर दिया है क्योंकि उन्होंने तय किया है कि वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो ऐसे में उनके आवास पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर अब आगे रेड देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो है बीजेपी की साफ तौर पर आतिशी आरोप लगा रही है कि उनको ऑफर दिया गया था, ज्वाइन कर लें। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप समझ रहे हैं ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार। देखिए इस केस का एक कानूनी पहलू है और दूसरा पब्लिक परसेप्शन वाला पहलू है, जो कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई ये आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को चुनावों से ऐन पहले जेल में अंदर डालने की साजिश रची जा रही है। इस पब्लिक परसेप्शन को आप कैसे तोड़ेंगे, क्या जवाब देंगे? जी नहीं, देखिए पब्लिक परसेप्शन टूट चुकी है। ये आपने जो ठीक कहा, उनका पर्पस तो यही है। कोई भी आदमी जब पानी में डूब रहा होता है तो अपने हाथ पैर जरूर मारता है बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप डूब जाता है। आतिशी जी का, आम आदमी पार्टी का, सौरभ भारद्वाज जी का हाथ पैर मारना फर्ज बनता, उनको मारने चाहिए। परसेप्शन उसी दिन टूट गई थी जब लोगों ने ये देखा कि ये तो कहता था 2 कमरे के मकान में लूंगा, अब तो ये 75 करोड़ रुपए के शीश महल में रहता है। परसेप्शन उसी दिन टूट गई जब लोगों ने कहा, ये तो कहता था कि पहले रिजाइन करना चाहिए फिर जेल जाना चाहिए, ये कहता मैं जेल में भी जाकर रिजाइन नहीं करूंगा। परसेप्शन उसी दिन टूट गई थी
जिस दिन ये पता चला कि जिनको ये भ्रष्ट कहता था, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, के करुणानिधि को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को, शरद पवार को, आज उन्हीं के साथ, उनके परिवार के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़ा हो गया। परसेप्शन उसी दिन टूट गई जब उस लाल किले मैदान पे, जिसके ऊपर पार्टी इसी बात पे खड़ी करी थी कि ये भ्रष्ट और करप्ट है, इनको मैं जेल में डालूंगा, और 31 तारीख को उसी लाल किले मैदान के अंदर 2000 लोगों के सामने कम से कम 2000 लोग वहां पर बैठे थे, जो ये देख रहे थे कि देखो अब कह रहा है कि ये तो जी हम लोग तो संविधान बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, और उन्हीं को लाके साथ खड़ा कर लिया जिनको भ्रष्ट और करप्ट कहता था। आपको नहीं लगता वो दिल्ली के 2000 लोग घर घर जाके सारी बातें बताएंगे? बिल्कुल। राजेश गुप्ता जी, इसका जवाब दीजिए। सिरसा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये सवाल कई लोगों के जहन में है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, और आज आपके तमाम बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बहुत संगीन इल्जाम हैं। तो ये पब्लिक परसेप्शन भी तो लोगों में जा रहा है। देखिए, अगर पब्लिक परसेप्शन लोगों में ये जा रहा होता तो उस रैली में इतने लोग अपने आप नहीं आते। अगर पब्लिक परसेप्शन ये जा रहा होता तो मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग पूरी दिल्ली में नहीं लगाए जाते, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको बहुत बुरा नुकसान हुआ है, इनकी टाइमिंग बहुत गलत थी। और मैं सिरसा साहब को एक बात बताता हूं। सिरसा साहब ने कहा कि जो डूब रहा होता है वो हाथ पैर मारता है। सिरसा साहब मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया करते, समझे? पढ़े लिखे लोग हैं। अभी सर ने बताया, जोशी साहब ने, कि IAS ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है कि इनको आप इस तरीके से फंसा लोगे, आप तंग कर सकते हो। एजेंसीज आपके पास में है, ED, CBI, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आपके पास में, आप वो कर सकते हो। लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज परेशान है, वो बंधे हुए अपनी कुर्सी से कुछ बातें खुल के नहीं कह पा रहे। आज देश की जनता इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से, और आप परसेप्शन की बात कर रहे हो। अभी मैंने आपसे पूछा कि जिनको नीतीश कुमार जी के DNA खराब बताते थे, जिनको कहते थे इनका दिमाग खराब हो गया, जब विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया, स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या नहीं कहा। मेरे सामने डिबेट में बहुत कुछ प्रवक्ताओं ने कहा। लेकिन राजेश जी, अभी मुद्दे की बात करें, अगर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि भाई आतिशी खुद भी गिरफ्तार हो सकती हैं, सौरभ भारद्वाज भी गिरफ्तार हो सकती हैं, 2 नए नामों का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, जो कि अभी तक इस केस में इनके नाम सामने नहीं आए थे। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेताओं में एक तरह का डर है क्या? आज लोगों बस आ गया 2 मिनट। नहीं, देखिए, एक बात को समझिए, डर क्या है? अगर डर होता तो जिस दिन मनीष सिसोदिया जी, पहले विजय नायर हुए, मनीष सिसोदिया जिस दिन गिरफ्तार हुए, उसी दिन जाके भाजपा को ज्वाइन कर लेते। उन्होंने नहीं करा। उसके बाद में संजय सिंह जी गए, नहीं करा। उसके सत्येंद्र जैन उससे पहले जा चुके थे, सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी चले गए। अगर डर होता या कोई फूट होती तो आपके सामने आ जाती। आतिशी और सौरभ कह रहे हम नहीं जाएंगे, 2 के नाम और बता दिए, क्योंकि उनको मालूम होगा, जो भी विश्वसनीय सूत्रों से, मीडिया से, या भाजपा में भी कुछ दोस्त हैं जो बेचारे बड़े परेशान हैं भाजपा के अंदर, उन्होंने बता दिया होगा कि ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन देखो, एक बात बड़ी क्लियर है, इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एक लीडरशिप थी जो इनको दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। इनके साथ भी एक और लीडरशिप है। अरे भाई, ये पार्टी ही ऐसी है, यहाँ एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल खुद है। यहाँ कोई मोदी जी और शाह साहब की तरह नहीं है कि जो फैसले ले लेंगे वही ले लेंगे। कानून के जानकार के तौर पर जरा हमें ये समझाइए, क्योंकि ये बात शराब घोटाले के केस में बार बार कही जाती है, अभिषेक जी, कि देखिए जी आरोप लगाया गया और ईडी ने, 1 मिनट राजेश जी 1 मिनट, आवाज आपको मिल रही है? करोड़ का घर बना लिया। अरे जी साहब, वो मुख्यमंत्री का मकान। राजेश जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। अभिषेक राय जी से सवाल है। अभिषेक राय जी, कानून के जानकार के तौर पर हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई आरोप लगाए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, अब अदालत में केस चलता रहेगा जब तक वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर लेंगे। ये बात बार बार कही जा रही है। इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट दायर होती है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ जाती है, 1-1, 1.5 साल से नेता जेल में बंद हैं। ये स्थिति क्यों है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, ट्रायल किस केस में चार्जशीट आती है, किस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केस क्या है। जैसे जैसे खुलासा होता है, अभी अभी मैं देख रहा था, आतिशी जी ने बोला कि मेरा नाम तो 1-1.5 साल पहले से भी था। आज फिर से केजरीवाल जी ने नाम ले लिया, तो आज की तारीख में क्यों ये हंगामा हो रहा है? यही कहा है। बात समझिए, कल की तारीख में किसी ने हमें इंफॉर्मेशन दिया या कोई एक इंफॉर्मेशन आई, हम उसको कोरैबोरेट करते हैं। मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन
इतना पुख्ता नहीं है कि जिसके बेसिस पर गिरफ्तारी की जाए या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाए। आज की तारीख में उसी इंफॉर्मेशन को केजरीवाल जी ने कोरेबोरेट किया कि नहीं, आतिशी और फला कौन भारद्वाज जी इनको रिपोर्ट करते थे। मल्टीपल कोलैबोरेशन मिल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस ऐसा तो मिलेगा नहीं कि केजरीवाल जी ने लिख दिया होगा कि, और या किसी भी मंत्रियों ने लिख दिया होगा कि हाँ जी मैंने फलार से इतना पैसे लिए, ये ले लो आप पर्ची, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए आप पर्ची ले लो। कोई लीगल ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं अगर ये ऑफेंस है तो आपको हर स्टेज पर कोलैबोरेशन चाहिए। आप जैसे जैसे कोलैबोरेट करते जाते हैं, एविडेंसेस आता है, सर्वेलेंस से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, मान लीजिए उसके बाद कुछ एफएसएल में जाती है कोई चीजें, वहां से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को कोलैबोरेशन मिलता है। इसी तरह से और ऐसा इस वजह से अभिषेक जी ऐसा इस वजह से भी है क्या, क्योंकि पीएमएलए में के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी आरोपी को इन्वेस्टिगेट करता है तो जो बातें कही जाती हैं वो बाकी कानूनों का पालन करते हुए उसे सबूत नहीं माना जाता और उसे सबूत के तौर पर अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। लेकिन ईडी के अफसरों से जो पूछताछ होती है और उसमें जो बातें कही जाती हैं उनको सबूतों के तौर पर रखा जा सकता है अदालत में। यह भी एक बड़ी वजह है क्या? देखिए, इसमें ऐसा है, दोनों कानून में आप बेस्ट पॉसिबल एविडेंस लेकर आएंगे। ठीक है, ईडी में यह कानून है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट आपके लिए अगर स्टेलर क्वालिटी का है तो उसके कारण कन्विक्शन भी हो सकता है। अच्छा, बट आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भी पॉसिबल एविडेंसेस हैं, जितने लिंक हैं, जितने चेन में जितनी चीजें आई, सबके साथ क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस एग्जामिन कीजिए, देखिए कि कहां से सब्सटैंशिएट हो रहा है। कई बार एक इंफॉर्मेशन आया जिसके बेसिस पर आप कन्विक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी जो 4-5 एविडेंसेस हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऐसे में ठीक है, समझ गए। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। राजेश जोशी जी, कुल मिलाकर देखिए, अल्टीमेटली बात तो यही है कि अदालतों पर इस देश की जनता को भी पूरा भरोसा है और अदालत से अगर आम आदमी पार्टी के किसी नेता को जमानत नहीं मिल रही है तो यकीनन फिर उसका आधार भी होगा, तभी जमानत नहीं मिल रही। देखिए, अदालतें जो काम करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अदालत, निचली अदालत हो, वो सिर्फ संविधान और जो कानून बनाया है संसद ने उसके आधार पर काम करती है। पीएमएलए ये बिल्कुल एक नॉन चीज है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल कर दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें चेंज करके उसको मुश्किल किया था। तो इसलिए अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप ईडी कहती है हम जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्राइमा फेसी हमारे पास वो है, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जमानत मिलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ असंभव है, लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदालत में नहीं कह सकते हैं बात। किसी एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कही है कि ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे कार्यक्रम में है और इसका मैसेजिंग जो है वो आम वोटर में भी जा रही है कि अब ईडी को या सीबीआई को या इनकम टैक्स को कुछ ज्यादा ही काम पे लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन राजेश गुप्ता जी, अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, आप तो बता रहे हैं कि भाई ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी के और बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी चुनाव से पहले, तो अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, मेरी आवाज कट गई थी, मुझे मालूम नहीं कहां तक मेरी बात पहुंची थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं कहना चाह रहा था कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, जिन लोगों के नाम अभी लिए हैं कोई अनपढ़ जाहिल आदमी नहीं है, बहुत समझदार किस्म के लोग हैं। तो ये बात सिरसा साहब समझ लें कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या काम करना है, कैसे करना है। आप एजेंसीज के जरिए हमको डरा सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक के बारे में ऐसा क्या आपको पता चला कि लगा आपको कि अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, हमारे मीडिया में भी दोस्त होते हैं आप जैसे, और बीजेपी में भी कुछ दोस्त हैं, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अमित शाह और मोदी जी से थोड़े परेशान रहते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है ना, तो पता तो लग ही जाता है कि आगे क्या करने वाला है। जो बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। अगर आज आपने ज्यादा अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दी तो कल आप क्या आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें बना रहे हैं, जो बोलेगा उसको बंद करेंगे, जो इनके साथ हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, तो देखना होगा कि जनता की अदालत में क्या फैसला होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं बदले की कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं।